हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाए अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आकाश बालियान है और मैं आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो भैया ऊर्जा, यहां से बेटा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका एग्जामिनर यहां से आपको पागल कर देता है क्वेश्चन पूछ पूछ के, है ना। और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे अगर एनर्जी से क्वेश्चन आता है तो ये भी बात याद रखना, ठीक है। चलिएगा भाई, एनर्जी क्या है पहले एनर्जी को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एनर्जी, कि भैया एनर्जी क्या है। परिभाषा और मूल बातें, यानी कि व्हाट इज एनर्जी। बेटा ऊर्जा क्या है? देखिए, कार्य करने की जो क्षमता है ना, अभी मैं कार्य कर रहा हूं तो मैं कितना कार्य कर रहा हूं वो मेरे अंदर क्षमता होगी, कोई ना कोई मैं उतना ही काम कर सकता हूं और उस कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता को ही बेटा जी ऊर्जा कहते हैं, यानी कि कैपेसिटी और एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता भी होती है। तो क्षमता और योग्यता, काम करने की क्षमता और योग्यता को ही हम एनर्जी कहते हैं। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर सकती है, विस्थापन पैदा कर सकती है। अगर मेरे अंदर ताकत है ना तो मैं सामने वाले अपोनेंट को धक्का मारकर मैदान से बाहर फेंक सकता हूं, भले उसके अंदर कितनी ताकत हो, मेरे अंदर उससे ज्यादा ताकत होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। वसाका यादव है, विशाखा यादव है, साधना है, पूजा है, सौरभ कुमार चौहान है, ज्योति है, हाँ जी, समरीन खातून, वेरी गुड, सभी का वेलकम। बेटा गर्मी पड़ रही है, आप पढ़ रहे हो मुझे पता है, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखो। समझ में आई बात? तो बेटा कार्य क्या हो गया? क्षमता, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वो दूसरे पर बल लगाकर उसको विस्थापित कर सकती है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जानते हो ना आप। अब नेचर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की प्रकृति क्या है? कह रहा है एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी बेटा जी अदिश राशि है। यानी कि अदिश का मतलब क्या है? ए दिश, ए का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा। इसमें यानी कि बेटा दिशा नहीं है, अदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। इसके अंदर प्यारे बच्चों डायरेक्शन बोले तो दिशा नहीं है। ओनली क्या है बेटा? सर मैग्नीट्यूड है। इसके अंदर केवल और केवल क्या रहता है? ऊर्जा के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, इसके अंदर अकेला परिणाम होता है बेटा, डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन और परिणाम दोनों में होते हैं तो वो तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। तो लिखा भी है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एसआई यूनिट क्या है बेटा एनर्जी की? बेटा जी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और एक जूल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर, इतने के बराबर बेटा जी 1 जूल रहता है। ये हर एक लाइन बेटा जी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा जी जुकाम नहीं है मेरे को, बस हाँ हल्की सी खराश है। ये एसआई यूनिट थी, ये सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो सीजीएस यूनिट क्या बेटा? अर्ग होती है, ERG, याद रख लेंगे। ओके सर। रिलेशन क्या है बेटा जी? संबंध। 1 जूल बराबर होती है 107 अर्ग के, 1 जूल बराबर होती है आपसे 107 अर्ग के। मान के चलिए किसी क्वेश्चन में आपको एसआई यूनिट दे रखी है ना, और आपने एनर्जी निकाल ली और क्वेश्चन में ये कहता कि अर्ग में निकाली है, तो आप डायरेक्ट 107 से उसको गुना कर देंगे जितने जूल आएंगे, ठीक है। अब एक कमर्शियल यूनिट, यहां से भी बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हम घरों में यूनिट इस्तेमाल करते हैं भाई, हम किलोवाट हावर, जिसको बेटा किलोवाट घंटा बोलते हैं, है ना।
ये एक यूनिट है जो बिजली को मापने के लिए हम कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जी इस महीने तो हमारी 40 यूनिट फूक गई, है ना। मान लो 9 या 10 रुपए आपका एक यूनिट का खर्च है, तो यानी 400 रुपए का आपका बिल आएगा। तो ये वो वाली यूनिट है, इसको कॉमर्शियल व्यवसायी मात्रक कहते हैं। तो आम भाषा में हम इसको क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। तो 1 किलोवाट आवर यानी घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर बेटा 6 होगा। ये क्या रहेगा, 10 की पावर 6 जूल रहने वाला है। 10 की पावर 6 जूल रहेगा। 10 की पावर 6 जूल होता है। कितना, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल के बराबर होता है आपका 1 किलो वाट घंटा। ओके, हाँ। वही मैं सोच रहा यार, ये 10 की पावर 7 अर्ग रहेगी। 10 की पावर बेटा 7 अर्ग रहेगी। वहां पर तो मैंने ध्यान दे लिया इस चीज पे, यहां पर नहीं दे पाया। इसको 10 की पावर 7 करेंगे, है ना। यहां तो मैंने ध्यान दे लिया था इस पे। चलेगा, आगे आ जाए। और हो सकता है एक दो जगह और मिस्टेक मिले ऐसी। कह रहा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए, अभी तो सिर्फ हम ऊर्जा की बात कर रहे थे कि ऊर्जा क्या है। अब ये दो प्रकार की है, यांत्रिक भी है और रासायनिक भी है। ऐसे तो नहीं, कितनी फॉर्म है इसकी, है ना। ऐसे तो अभी बेटा स्थैतिक काइनेटिक एनर्जी भी है, स्थिर ऊर्जा भी है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसी के अंदर आएंगे। तो कह रहा किसी वस्तु की गति, प्यारे बच्चों, किसी वस्तु की गति यानी कि बेटा जी वो किस मोशन में है और उसकी स्थिति किस पोजीशन में है, या उसका आकार, उसकी क्या बेटा जी साइज है, उसके परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब मान के चलिए मैं हूं, है ना, मैं हूं, तो इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मैं चलने लग जाऊं तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो कैसी है बेटा जी, वो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। किसी मोटर को तुम घुमाने लग जाओ, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो किसी भी वस्तु की गति में ध्यान रखेंगे, उसकी स्थिति में और उसके आकार में अगर परिवर्तन आता है तो उसके कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो यांत्रिक ऊर्जा है, वो बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब कहोगे सर ये काइनेटिक, देखिए यांत्रिक ऊर्जा, तो इसको यांत्रिक ऊर्जा ही लिख दीजिए बेटा जी। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे बेटा जी इसको, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, जल्दी बता दें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं स्थिर ऊर्जा, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो आप लिखेंगे गतिज ऊर्जा प्लस में स्थिर ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है सर जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी कह रहा किसी वस्तु से क्यों हंसा रहा है? हाँ, वेरी गुड निधि पांडे। ओके, तो काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा कब आती है, जब कोई वस्तु गतिमान होती है, यानी कि चल रही होती है। जैसे कि चलती हुई बस, उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। बांध के अंदर पानी खड़ा हुआ है, बांध वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है। देखिएगा यहां पर मान के चलिए बांध है, डैम जिसको कहते हैं। बेटा जी यहां पर क्या है, डैम लगा रखा आपने कि भैया डैम है और यहां से इससे आगे नदी वगैरह है आपकी। यहां पर क्या है, बहुत सारा पानी इकट्ठा है, बहुत सारा पानी इकट्ठा है ना। तो ये पानी है मान के चलिए। तो पानी में कौन सी ऊर्जा है बेटा जी, इसमें स्थिर ऊर्जा है। लेकिन जैसे हम डैम के जो वो
दरवाजे होते हैं, अगर इनको हम खोलें, अगर हम इनको खोलें तो इनमें से पानी जो है ना वो एकदम से स्पीड से बह के आएगा, तो तब पानी में गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो जब तक पानी खड़ा था बांध में इकट्ठा तो उसके अंदर स्थिर ऊर्जा थी जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जब पानी चलने लगेगा, रिलीज कर देंगे यहां से पानी को, बहने लगेगा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना। फिर वो आपके जाके टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमना यानी यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से फिर क्या बन जाएगी, आपकी बिजली बन जाएगी, फिर कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो जब बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो उसके अंदर क्या रहता है बेटा जी, गतिज ऊर्जा रहती है। ओके, लेकिन कोई वस्तु जब खड़ी हुई है, एक जगह स्थित है, चल फिर नहीं रही है ना, गतिमान नहीं है, तो उसके अंदर स्थिर ऊर्जा रहेगी। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब मास होता है, द्रव्यमान, वी का मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग। इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। फिर कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, वेलोसिटी इंपैक्ट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से बनाने की कोशिश करता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कह रहा है वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाती है, तो जल्दी से बताएं बेटा कितनी गुनी हो जाती है। यहां पर आप देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है बेटा जी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, वो कह रहा है आपसे वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए। मान के चलो भैया, अभी हम सबको दो दो करके वैल्यू निकाल लेते हैं। मान के चलिए किसी वस्तु का जो मास है वो 2 ग्राम है और वेलोसिटी जो है बेटा जी, मास बेटा हमने दे 2 किलोग्राम रख लिया। ठीक है, और हमने जो वेलोसिटी है ना, वो कितनी रख ली, जल्दी बताएं। इसको भी 2 मीटर पर सेकंड रख लेते हैं, है ना। और जब इसको पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है बेटा 4 हो जाता है। तो 4 दूनी 8, 8 अपॉन में 2, कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब बेटा मान लो वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो वेलोसिटी को कर दो बेटा डबल। यहां पर वेलोसिटी को कर दिया हमने 4 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हाफ इंटू में 2 इंटू में 4 गुना 4 16 हो जाता है। तो बेटा जी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाता है, 16 हो जाता है। उसने क्या कहा, 4 गुना हो जाती है। तो पहले जहां पर काइनेटिक एनर्जी 4 आई थी, तो 4 का 4 गुना क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो यही तो आंसर आया। जब वेलोसिटी नॉर्मल थी तो 4 आई, काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। जैसे ही आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया, 2 की जगह 4 कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बेटा 4 गुना हो गई है। भाई वेलोसिटी डबल करी है, नॉर्मली तो 2 की जगह ये भी डबल हो जाना चाहिए था, 4 दूनी 8 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 4 गुना हो गया है। समझ में आई बात, आधी नहीं होती बेटा, 4 गुनी हो जाती है। मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी पुट करके दिखा दिया है, फॉर्मूला भी बताया, फॉर्मूला में क्वेश्चन पुट करके भी दिखा दिया है। जब देखिए 2 वेलोसिटी थी तो आपका आंसर 4 आ रहा था काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही वेलोसिटी को डबल किया तो 16 आ रहा है। ठीक है, ओके, इसको मिटा देता हूं। चलिएगा, तो यहां पर यही बात आपको बताई गई थी बेटा जी। सॉरी, ये मैंने यहां पर मार्क है, ये गलत लगाया था, ये यहां होना चाहिए था। अगर वेलोसिटी को डबल किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बेटा 4 गुनी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, मोमेंटम इज डबल, अगर मोमेंटम को भी डबल किया जाता है तो भी काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि सेम ही तो बात है भाई। चलो इस क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूं, दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूं दोबारा से। देखिए हमें क्या दिया, मास बेटा जी, हमको मास दिया 2 kg, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी दी है बेटा जी, 2 मीटर पर सेकंड दी है। ओके, नॉर्मल क्या है, केस 1 करके मैं सॉल्व कर देता हूं आपके सामने।
कि काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा जी, 2 दूनी 4 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई 4। ठीक है। हाँ, दूसरा केस इसी के अंदर, अगर बेटा जी वेलोसिटी कर दें डबल, इफ वेलोसिटी इज बीइंग डबल्ड, अगर बेटा जी वेलोसिटी को हम 2 की जगह 4 मीटर पर सेकंड कर दें तो कितना आ जाएगा। तो देखिए भैया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रही होगी, हाफ इंटू में 2 इंटू में 16, 2 से 2 को काट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 16 आ चुकी है बेटा। अब हम बात करते हैं मोमेंटम वाले केस की। मोमेंटम भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आ रहा है ना, इसके दोनों सेम ही है, तो इसको भी ऐसे निकाल लो। अगर हम मास को बेटा जी कितना कर देते हैं, 2 kg कर देते हैं, तो भी 2 की जगह 4 kg कर देते हैं। अगर हम मास को कर दें कितना, 4 kg कर दें, तो फिर से पुट कर लीजिए, फिर से पुट कर लीजिए, फिर से पुट कर लीजिए। आप लिख देंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पहले 2 के हिसाब से हमने निकाली थी, तब कितनी थी भैया जी, यहां पर 4 आ रहा था, ध्यान रखिएगा, जब 2 रखा हुआ था मास और वेलोसिटी वही थी नॉर्मल। तो अभी हम लिखेंगे हाफ इनटू में, पहले 2 थी, 2 की जगह 4 कर दो, इनटू, और ये भी कितना था बेटा जी, 2 की जगह 4 ही था। तो इससे इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8। देख लो भाई, इस वाली कंडीशन में 2 4 आ रही थी और इस वाली कंडीशन में कितना आ जाएगा, इफ मोमेंटम इज डबल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। तो मोमेंटम को डबल किया है ना हमने, 2 दूनी 4, ठीक है। और नहीं, 1 सेकंड का समय दीजिए बेटा, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए बेटा जी, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ये यहां पर एक लाइन गायब कर दिया है। एक सेकंड का समय दो। प्यारे बच्चों, मास के लिए रिलेशन अलग रहेगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, सॉरी मास कह रहा हूं, मोमेंटम के लिए, मोमेंटम के लिए रिलेशन बेटा जी अलग रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम रिलेशन
मैं वही कह रहा बेटा, इस फॉर्मूला में हम पुट नहीं करेंगे। मोमेंटम के लिए प्यारे बच्चों रिलेशन अलग रहने वाला है, उस रिलेशन को मैं भी लिखवाता हूं आपको। ये यहां पर एक लाइन गायब कर दी बंदे ने गलती से, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए क्या रिलेशन रहने वाला है आपका, पी स्क्वायर अपॉन में बेटा जी 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर अपॉन में 2m, और पी क्या है बेटा, mv है, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, और वेयर p क्या है बेटा जी, mv, ठीक है, ऐसे करके। तो अब जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो जैसे अब काइनेटिक एनर्जी निकाले, है ना, पी स्क्वायर क्या था, mv था, मास इंटू वेलोसिटी था। मान के चलिए मास ये रहा, मास क्या है बेटा जी, मास 2 kg है, और v क्या है बेटा जी, ये भी मान के चलिए 2 ही है। तो इनको हम कर देंगे p को mv, 2 दूनी 4, और 4 का भी स्क्वायर अपॉन में ये कितना है बेटा 2m, 2 इंटू में 2, ऐसे करके। तो बेटा ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 4 बार। तो नॉर्मल कंडीशन हुई एक बार में जब हम निकाल रहे हैं। अब कह रहा है जब इसको मोमेंटम को हम अगर डबल कर देते हैं, अगर जो मास है बेटा जी, है ना, इफ मोमेंटम इज डबल्ड, मोमेंटम को डबल किया जाए तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो बेटा जी मोमेंटम है ये रहा, इसको हमने डबल किया था तो तब ऐसा हुआ। कर दीजिए भैया डबल, इसको 4 की जगह 8 कर दो, 4 की जगह कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा, और नीचे कितना रहेगा, जल्दी बताएं, जल्दी से बता दें बेटा जी। मोमेंटम को अगर डबल किया जा रहा है तो डबल करने का मतलब समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिक ही ये 2m 2 गुना, जब हमने मोमेंटम को डबल किया है तो 2 मान रखा था, 4 दूनी 8 हो गया, तो किसी एक को तो डबल करना पड़ेगा। तो मान के चलिए ये भी 2 ही है, तो कितना आएगा, 8 गुना 8 कितना होता है बेटा, 8 गुना 8, 8 8 64 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 से तो कटने का भी नहीं, कट जाएगा, 4 6 24 आ गया बेटा। तो ये देख लो, ये भी कितना हो चुका है, ये भी 4 गुना हो चुका है मोमेंटम, ये भी 4 गुना हो चुका है। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ न आया हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा जी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूंगा, ओके। तो 64 अपॉन में 4, 4 से काटेंगे बेटा 16 बार कट जाएगा। तो आप खुद देखिए, तब भी काइनेटिक एनर्जी 4 आ रही है, और जैसे ही हमने मोमेंटम को डबल किया तो बेटा यहां पर फिर से काइनेटिक एनर्जी 16 हो गई, 4 गुना हो गई। और जब हमने वेलोसिटी को डबल किया था तब भी 4 गुना हो गई थी, है ना। तो मैं यहां पर ऐसे करके मैं लिख देता हूं आपके सामने कि बेटा ये 4 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स 4 गुना। ऐसे ही बेटा ये भी 4 गुना हो चुका है, 4 टाइम्स हो चुका है। आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। 1-2 सवाल करवाऊंगा कल की क्लास में तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि बेटा स्थिर ऊर्जा क्या है, मैंने बताया था किसी वस्तु के स्थिर होने पर जो उसके अंदर ऊर्जा रहती है उसको स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार के कारण जो संचित ऊर्जा है, इकट्ठी ऊर्जा है, उसको हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो टाइप क्या है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू हाइट, किसी वस्तु की हाइट के कारण जो होती है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास इनटू में बेटा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन और हाइट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, वाटर इन ए डैम, बांध का पानी। अभी मैं एग्जाम्पल में बता रहा था। स्टोन ऑन ए हिल, पहाड़ पर बेटा एक पत्थर रखा हुआ, उसकी बात हो रही है ना। इलास्टिक पोटेंशियल, अभी मैंने बताया ना इसके प्रकार हैं। तो पहला तो ये रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल किसी वस्तु को खींच रखा आपने, जैसे रबड़ बैंड को खींच रखा है, तो उसके अंदर स्थिर ऊर्जा है। जैसे ही उसको छोड़ोगे उसमें बेटा जी क्या होगा,
एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, या किसी चीज को तुमने दबा रखा है, तुमने टेनिस बॉल को दबा रखा, छोड़ोगे तो वापस अपनी शेप में आएगा ना। तो एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेच रबर बैंड, वाइंडिंग ऑफ ए वॉच स्प्रिंग, घड़ी की चाबी जो होती है, पुरानी टाइम की जो घड़ी हुआ करती थी उनमें एक छोटा सा बटन हुआ करता था, उसकी चाबी को हम जितना भर दिया करते थे तो उतना लंबे समय तक फिर चलती हुई थी, बीच बीच में उसकी चाबी भरनी होती थी। हालांकि सेल भी उसमें रोल प्ले करता था, लेकिन चाबी से भी थोड़ी मदद मिलती थी। काजल दीक्षित बेटा अगर समझ नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो 100% आपके सारे डाउट में दूर कर दूंगा। अभी मेरे पास खुद से मन में न्यूमेरिकल है नहीं कि मैं खुद से ही तुम्हें बार बार संख्याएं लिख के बता दूं। जब हम पूरा एक सवाल करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मुझे तो लगता नहीं है, हो सकता है बस तुमको मोमेंटम वाले में दिक्कत हुई हो। मोमेंटम वाले अगर टॉपिक में दिक्कत हुई हो तो मैं मान लेता हूं, इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से क्लियर करा दूंगा। बाकी किसी और टॉपिक में दिक्कत हो रही तो भाई ये बताओ कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है, ये मत लिखा करो। ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है कि समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब बेटा तुम समझना नहीं चाह रहे। आप ये बताओ सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। वर्क एंड पावर, बेटा कार्य और शक्ति। देखिए आप जो काम करते हैं और जो ऊर्जा, पावर, शक्ति, तो वर्क सर एफ इंटू में एस इंटू में कॉस थीटा। यानी कि बेटा जी कह रहे यदि कोई व्यक्ति सिर पर बोझ लेकर क्षैतिज चलता है तो उसका कार्य शून्य होता है। अब क्षैतिज का मतलब है हॉरिजेंटली। तो भैया इफ ए पर्सन कैरीज ए लोड ऑन दियर हेड एंड वॉक्स हॉरिजेंटली, सिर पर लेकर अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो उस कार्य को जीरो माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्या कोई बताएगा उस कार्य को जीरो क्यों माना जाएगा? क्योंकि बेटा उस सूटकेस तो अब भी खोपड़ी पे ही रखा है, 10 मिनट पहले भी खोपड़ी पे रखा था। सूटकेस थोड़ी ना कहीं गया, तुम गए हो जहां तुम्हें जाना था। बेटा जी अगर मेरी खोपड़ी पर सूटकेस रखा हुआ है, मैं कुल्ली हूं फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब मैं उस सूटकेस को लेकर न जाने 2 किलोमीटर दूर चला गया। आपने तो कह दिया मैं इस सूटकेस को वहां से यहां ले आया, लेकिन साइंस की भाषा में वो सूटकेस अभी भी आपकी खोपड़ी पे रखा है, तो आपने कुछ भी काम नहीं किया है। सूटकेस तो अभी भी वहीं है, खोपड़ी पर ही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यदि कोई व्यक्ति सिर पर बोझ लेकर क्षैतिज चलता है तो यह कार्य शून्य हो जाता है। जब वो उसको उतार के नीचे रख देगा तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा कि भैया पहले खोपड़ी पे था अब जमीन पे, देख लो मैंने इतना काम कर दिया। लेकिन चाहे तुम उसको 10 किलोमीटर लेके घूम लो, अगर तुम्हारी खोपड़ी पे रखा है तो भाई तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। सूटकेस तब भी खोपड़ी पे था, अभी भी खोपड़ी पे है। हाँ, क्योंकि सामान की स्थिति बेटा बदली ही नहीं है, तुमने अपनी स्थिति बदली है। तो कह रहा वर्क जीरो माना जाएगा क्योंकि एंगल अभी भी जीरो है। वर्क जीरो माना जाएगा क्योंकि एंगल जो है बेटा अभी भी जीरो है। ये मान के चलिए आप हैं बेटा जी, ये मान के चलिए आप हैं, आपने खोपड़ी पे डब्बा जो है ना पकड़ रखा है, इस डब्बे को तुम पकड़ के चल रहे हो हैं। सर जी बहुत तगड़ा डब्बा बना दिया बेटा, ऐसे डब्बा बना देता हूं मैं, ये लो। चाहे तुम्हारी टांग टूट गई हो इसको ले जाते, लेकिन बेटा जी अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो तुम्हारी खोपड़ी पे रखा है। तो वर्क डन यानी कि किया हुआ कार्य बेटा जीरो माना जाएगा। पावर, शक्ति क्या है भैया? पावर क्या है? वर्क अपॉन में टाइम। तो बेटा जी पावर क्या होता है? आप बोलेंगे सर वर्क अपॉन में टाइम, आपने कितना काम किया और कितने समय में किया, ये बेटा जी पावर है। तो इसकी यूनिट क्या है? वाट है। तो 1 हॉर्स पावर में बेटा जी 1 HP में 746 वाट रहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट रहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो पावर की यूनिट क्या हो गई सर? वाट हो गई।
अब देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इनसे बेटा न जाने कितने क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, इनसे न जाने कितना क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। कहता है आपसे कि एक जनरेटर है, जनरेटर बिजली बनाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा है? बेटा जनरेटर चलता है तो मैकेनिकल ऊर्जा है उसके अंदर, तो मैकेनिकल एनर्जी से उसने विद्युत ऊर्जा हमको प्रदान करके दी है। जनरेटर को हम डीजल से घुमा रहे थे, वो घूम रहा था, घूमने से बेटा उसमें जो एनर्जी आ रही थी उसको एक वायर के माध्यम से हम कलेक्ट कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो जनरेटर घूम रहा था, उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा थी, यांत्रिक ऊर्जा से हमने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया उसको। ठीक है, ओके सर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। इलेक्ट्रिकल मोटर की बात कर लें, अब हम बिजली से मोटर चला रहे हैं, हमने विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, उल्टा हो गया इसका। अब हमने विद्युत ऊर्जा से उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, बिजली आई, बिजली से हमने मोटर चला दी। फिर दिखा रहा है बेटा आपका सोलर सेल, आपने प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, प्रकाश को पकड़ के आपने बिजली बना दी, इसको प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन कहते हैं। माइक्रोफोन, आपने जो बोला साउंड हेलो, उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है तब दूसरे के पास पहुंचता है, तो ये ध्वनि से आपने विद्युत ऊर्जा पैदा करी है, यानी कि ध्वनि की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। लाउड स्पीकर, बेटा विद्युत से ध्वनि उल्टा हो गया। कैंडल, मोमबत्ती जो होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जला रहे हो, कैसी रिएक्शन है केमिकल भी, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ कौन सी रिएक्शन है जब मोमबत्ती जलती है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। कैंडल में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन के कारण बेटा उजाला भी आ रहा था और हीट भी आ रही थी, प्रकाश भी मिल रहा था, गर्मी भी मिल रही थी। आप हाथ को लेके जाओगे जला देगा, नहीं लेके जाओगे तो मोमबत्ती उजाला कर रही होती है। सर एग्जाम्पल लिख दीजिए सामने। बेटा ये एग्जाम्पल ही तो लिखने पड़े हैं, ये एग्जाम्पल ही तो है, ये बेटा एग्जाम्पल ही तो है। मोमबत्ती है, माइक्रोफोन है, सोलर सेल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, ये एग्जाम्पल है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जनरेटर से हम विद्युत पैदा करते हैं, ये हम कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में कन्वर्जन कर रहे हैं? आप कहोगे जनरेटर से सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा थी, यांत्रिक ऊर्जा से हमने इलेक्ट्रिकल या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन किया है। ठीक है, हाँ, और बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से। हालांकि सिंपल सा ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन कह रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ये बात सबको पता बेटा जी, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, न तो उसको पैदा की जा सकती है ऊर्जा, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको क्या कर सकते हैं हम, एक फॉर्म से यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हम ऐसा ही तो कर रहे थे, यांत्रिक से विद्युत में बदल दिया, विद्युत से यांत्रिक में बदल दिया, ध्वनि से विद्युत में, विद्युत से ध्वनि में। हम नष्ट नहीं कर रहे हैं ऊर्जा को, ना हम खुद बना रहे हैं। कोयला था, कोयले से हमने जलाया, कोयले को जलाया, आग मिल गई हमको, प्रकाशीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा मिल गई। तो हमने कोयले को नष्ट नहीं किया, ना हमने कोयले को बनाया है। तो ना तो हम ऊर्जा को बढ़ा सकते ना नष्ट कर सकते, एक फॉर्म से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको बदल सकते हैं। अब एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कई बार फ्री फॉल का, यानी किसी वस्तु को ऊपर से फ्रीली छोड़ा जाए तो। कह रहा मुक्त रूप से गिरती वस्तु की स्थिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, लेकिन कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। बेटा जी जब किसी वस्तु को ऊपर से तुम नीचे छोड़ रहे होंगे, अब मैंने इसको यहां पकड़ रखा है तो इसके अंदर स्थिज ऊर्जा है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी और धीरे धीरे नीचे जाकर टकराएगी, टकराने के बाद ये किसी एक जगह जाकर रुक जाएगी, फिर से इसमें स्थिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऊपर से जब हम इस चीज को छोड़ रहे हैं स्थिज ऊर्जा है इसमें, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा स्थिज ऊर्जा घटती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जब ये रुकना स्टार्ट होगी तो काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाएगी, स्थिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ऐसे करके। तो when an object falls, its potential energy convert into kinetic energy, but the total mechanical energy remains same। ऐसा ना है कि भैया दोनों की एनर्जी को मिला के तुमने बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले बेटा आपको बता दिया गया था, सबसे पहले फॉर्मूला में ही बता दिया गया था, काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलाकर कितनी रहती है सर? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर रहती हैं। वही उसने बोला है। ऐसा ना हो जाएगा कि मतलब इनको जोड़ने से 2 या 3 गुना हो जाएंगे। भैया जितनी इनकी वैल्यू रहेगी उतनी इसकी रहेगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है इन दोनों के जोड़ के। समझ गए? कुल यांत्रिक ऊर्जा का मतलब बेटा बता दिया। मान के चलिए वस्तु है, ये वस्तु है, इसके अंदर स्थिर ऊर्जा है ना? इसके अंदर बेटा जी कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा है। मान के चलिए ये ए है ना? जब ये नीचे गिरेगी, नीचे गिरते समय इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को बी से मान लो, तो कह रहा मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का जोड़ रहेगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी है और जितनी स्थिर ऊर्जा है दोनों को जोड़ देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। इससे ज्यादा नहीं होगा। कभी सोचो भैया, मान के चलिए 5 है, 5 और 5 है, तो यांत्रिक ऊर्जा 15 होगी? नहीं भैया, 10 होगी, 10 होगी। ऐसा ना है कि ये 5 और 5 ये 10 है और ये मिलकर 12 बना दे। नहीं बेटा, ये भी 10 के बराबर ही रहेंगी। ठीक है? उसी पेज पर दोबारा से समझा देता हूं उसको, उसी पेज पर दोबारा समझाता हूं। मान के चलिए ये कोई एक प्लेस है जहां पर बेटा आपने एक बॉल ले रख लिया आपने। ये बेटा जी बॉल है। इस बॉल के अंदर कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है ना? तो कितनी एनर्जी बेटा जी? पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये बॉल जब नीचे गिरेगी, ये बॉल जब नीचे गिरेगी बेटा, ये बॉल जब नीचे गिरेगी, ये बॉल जब नीचे गिरती जा रही है तो इसके अंदर ना काइनेटिक एनर्जी आ रही है और काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर बढ़ती जा रही है, इंक्रीजेस। ऐसी काइनेटिक एनर्जी ये रही, ऐसी काइनेटिक एनर्जी इसमें है। जैसे ही ये किसी चीज से टकराएगी नीचे जाके, तो बेटा जी इसके अंदर फिर से स्थिर ऊर्जा आने लग जाएगी। तब ये मत समझ लेना कि काइनेटिक ऊर्जा ये रही, ये रही, ये रही, ये रही और स्थिर ऊर्जा ये रही, ये सब मिला के मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा हो जाएंगे। नहीं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर रहेगी ये सारी ऊर्जा, सारी ऊर्जा इसके बराबर रहेगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है? कभी भी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा नहीं होंगी ये दोनों का जोड़। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताई है कि सूर्य के अंदर जो एनर्जी रहती है वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। फ्यूजन मतलब जुड़ना। बेटा जी संलयन, जिसको हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण है। यानी कि बेटा फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। उसमें क्या है बेटा, जो नाभिक है ना, नाभिक के जो परमाणु है बेटा वो जुड़ रहे होंगे, जुड़ने से बनती है, जिसको आप सन की एनर्जी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे नाभिकीय संलयन से। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन जो है ना वो ज्वाइन करके हीलियम बनाता है, उससे सूर्य के अंदर एनर्जी रहती है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह की बात करते हैं, बम वगैरह जो होता है ना, न्यूक्लियर बम वगैरह, तो उसमें क्या होता है, वो वर्क्स ऑन न्यूक्लियर फिजन। फिजन, फिजन का मतलब टूटना। यहां पर बेटा जी परमाणु विखंडन होता है। आप कहेंगे सर जी यहां पर नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिक जो है वो टूटता है। यहां पर नाभिक जुड़ रहे थे सूर्य के अंदर। कैलोरीफिक वैल्यू, एक होता है कैलोरीफिक मान। कह रहा हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। यह सबसे स्वच्छ ईंधन देता है, यानी कि हाइड्रोजन से हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है अगर 1 मोल की बात करी जाएगी तो, है ना। मान के चलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाया जाए और 1 ग्राम कोई और दूसरी चीज जलाई जाए, तो सबसे ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा हमें हाइड्रोजन से मिलेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, यह सबसे स्वच्छ ऊर्जा हमको देता है। तो कितना होता है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? आप बोलेंगे 150 किलो जूल पर ग्राम, 1 ग्राम में। समझ रहे हो? तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। कह रहा 10% लॉ, लिंडमैन ने नियम दिया था, यह आपके इकोलॉजी में भी यूज होता है। पारिस्थितिक तंत्र में
ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में 10% ही आगे जाती, 90% का लॉस हो जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर। इकोसिस्टम सुना आपने, पारिस्थितिक तंत्र, उसमें बेटा जी क्या होता है, उसमें ये होता है, मान के चलिए यहां पर 100% एनर्जी है, मान के चलें बेटा जी यहां पर 100% एनर्जी है, तो अगले ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर यह एनर्जी कितनी रह जाएगी, सिर्फ 10% रह जाएगी, 90% का नुकसान है। और इससे भी ऊपर जाने पर ये सर 1% रह जाएगी, और इससे भी ऊपर अगर आप इसको भेज देते हो तो 0.1% रह जाएगी। यानी कि 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचती है। 90% का नुकसान होता है बेटा जी, 90% का नुकसान होता है, नुकसान होता है। प्रत्येक स्तर पर, जैसे कि पेड़ पौधों के अंदर 100% एनर्जी है, उसको जब बकरी खाएगी तो उसके अंदर सिर्फ 90% एनर्जी, मतलब 10% एनर्जी आएगी, 90% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ। और जब बकरी को कोई शेर खाएगा तो उस 10% का सिर्फ 10% जाएगा शेर में, 90% बकरी इस्तेमाल कर लेगी। हर बार ऐसा होगा। हाँ, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 90% का नुकसान होता है ना। ओके सर, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख पा रहे होंगे इस क्लास की इंपोर्टेंस की सर। हाँ, आप तो सही कह रहे हो, हर जगह से क्वेश्चन हमने पढ़े भी हैं, पढ़े नहीं पढ़े इन सभी जगहों से आपने क्वेश्चन बता दो। अब है हीट एनर्जी यूनिट्स। कह रहा भैया 1 कैलोरी कितने के बराबर है। प्यारे बच्चों, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। एक होता है स्टीम कॉज मोर, यहां से भी क्वेश्चन आपने सुना होगा कि बेटा पानी के मुकाबले भाप जो है ज्यादा गर्म होती है। पानी से उतनी जल्दी हाथ नहीं जलेगा आपका, लेकिन भाप बहुत जल्दी हाथ चला देती है, क्योंकि भाप की जो लेटेंट हीट है ना, गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। तो कह रहा गुप्त ऊष्मा के कारण, लेटेंट हीट जिसको कहते हैं, है ना, गुप्त ऊष्मा के कारण उबलते पानी की तुलना में भाप से अधिक गंभीर जलन होती है। यानी कि आप लिख सकते हैं जो भाप है, जो वाष्प है, जो स्टीम है, इसकी लेटेंट हीट ज्यादा है, इसकी बेटा जी लेटेंट हीट ज्यादा है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, चलो मैंने आपको बताया है, बताओ व्हाट इज गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट क्या है मैं आपको बताया हूं, जल्दी से बताओ व्हाट इज लेटेंट हीट। हाँ बेटा, जब इंसान बकरी को खाएगा तब भी 10% जाएगी, अगर हमको भी कोई खाएगा तब भी 10% ही जाएगी। हमको भी दुनिया भर के मरने के बाद दुनिया भर के कीड़े मकोड़े लोग खा जाते हैं, है ना। देखो हिंदू धर्म में तो ऐसा होता है कि जला दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन वगैरह में कब्र में दफनाया जाता है, तो उस कब्र में कीड़े मकोड़े ही उसको अपघटित करते हैं, तो उन पर भी 10% जाती है एनर्जी, 90% वेस्ट हो जाती है। हाँ बेटा, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। क्या है बेटा लेटेंट हीट, जल्दी से बताएं। अवस्था में परिवर्तन किए बिना, टेम्परेचर में परिवर्तन, वही क्या है बेटा जी, लेटेंट हीट है। अच्छा, फिर तो ठीक है श्वेता। टेम्परेचर में चेंज किए बिना स्थिति बदलना ही बेटा क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। वेरी गुड। टेम्परेचर में बदलाव किए बिना, तापमान में बदलाव किए बिना, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। पानी है, पानी को गर्म करते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही पानी भाप में बदलता चला जाएगा, लेकिन पानी 100 डिग्री पर ही रहेगा। इसीलिए टेम्परेचर सेम रहता है, अवस्था परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, वेरी गुड समरीन। हाँ, श्वेता ने बताया था। चलिएगा, अब समरी टेबल बेटा जी क्विक रिवीजन के लिए वही है। काइनेटिक एनर्जी बेटा गति के कारण आती है, जबकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्थिति यानी एक जगह रहने के कारण। ये ½ mv² इसका फॉर्मूला है, mgh इसका फॉर्मूला है।
ये रनिंग वाटर में है, फ्लाइंग बर्ड में है, ये बेटा किसी स्थित वस्तु के अंदर है, जैसे कि स्ट्रेच्ड बो है, समझ रहे हो, इंद्रधनुष का जो वो खींच के रखते हैं, उसमें जो ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है, आप बोलेंगे बट उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। डैम वाटर, बांध का पानी, इसमें बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी शून्य रहती है। भाई यहां से हम इसको छोड़ रहे हैं किसी गेंद को, तो यहां तो काइनेटिक एनर्जी शून्य रहेगी, ठीक है। हाँ, नीचे जाके तो बढ़ेगी, मैंने बताया था नीचे जैसे जैसे बॉल गिरती जाएगी बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और ये बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर ये मैक्सिमम रहती है। मैंने बताया था जब नीचे नीचे गिरती जाएगी गेंद तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। सर मैं लाइव क्लास फर्स्ट टाइम देख रही हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, नर्सिंग ऑफिसर में बहुत डिफिकल्ट होता है। नर्सिंग ऑफिसर, अच्छा बेटा चलिएगा। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कुछ और भी प्रकार हैं बेटा, जैसे कि केमिकल एनर्जी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक एनर्जी कह रहे हैं, है ना, रासायनिक एनर्जी। हालांकि ये सब हमें केमिस्ट्री में पढ़ी है, ये बात आपको पता है। कह रहा यह ऊर्जा रासायनिक यौगिकों, केमिस्ट्री में पढ़ाया है, परमाणुओं और अणुओं के बंध जो है, बॉन्ड जो है, उनमें संचित होती है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अक्सर ऊष्मा के रूप में निकलती है। इन्हीं के कारण तो रिएक्शन होती है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं इन्हीं के कारण होती है ना बेटा। एग्जाम्पल हिंदी में ही दे रखे हैं बेटा, कहां नहीं दे रखे एग्जाम्पल, सब कुछ हिंदी में है ना। हाँ देखियो, नाभिकीय विखंडन सब कुछ हिंदी में है। आपको लग रहा है ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है। अब जैसे बेटा जी फूड की बात कर लेते, भोजन। पौधे जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं। भाई पौधे क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर देते हैं। रासायनिक ऊर्जा में बोले तो बेटा ग्लूकोज बना लेते हैं पौधे, कि बाद में खाएंगे इस ऊर्जा को। ग्लूकोज ही तो भोजन होता है पेड़ पौधों का, है ना। इसी को बेटा बाद में वो स्टार्च में बदल के भंडारित करते हैं, स्टार्च में बदलते हैं, है ना। इनको बाद में हम लोग खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में यह एटीपी के रूप में बदलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो एटीपी में ही तो बदलता है हमारे शरीर में। बैटरी के अंदर संचित ऊर्जा बेटा जी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये केमिकल एनर्जी जो बैटरी के अंदर है वो विद्युत ऊर्जा में बदल रही होती है। फ्यूल, ईंधन, कोयला और पेट्रोल से भी बेटा यही ऊर्जा होती है। कोयला पेट्रोल क्या है, एक प्रकार के केमिकल ही है, रसायन ही है। इनसे बेटा जब हम जलाते हैं तो भी हमको ऊर्जा मिलती है। हीट और थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, किसी वस्तु के अणुओं की अनियमित गति के कारण, वस्तु है उसके अंदर जो अणु पाए जा रहे हैं उनमें बेटा अनियमित गति हो रही है, इधर उधर भाग रहे हैं वो, उसके कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम तापीय ऊर्जा कह रहे हैं। तो अणु जितनी तेजी से गति करेंगे उतनी ज्यादा वो गर्म होंगे, तो उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी उनमें से। तो मेजरमेंट बेटा कैलोरी और जूल में करते हैं। 1 कैलोरी 4.184 जूल, अभी पीछे बताया। हीट ट्रांसफर, यह भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री में करवाया भी है। कंडक्शन, हीट का बेटा सॉलिड में ट्रांसफर होना, एक कण से दूसरे कण में, चालन कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए सॉलिड है, ये बेटा जी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। तो एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का जाना क्या कहलाता है बेटा जी, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ऐसे करके, ये एक दूसरे में एनर्जी चली जाएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे करके पार होकर चली जाएगी। तो ये चालन के कारण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। लेकिन जब गैस और लिक्विड की बात आती है तो वहां पर कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है। और रेडिएशन, विकिरण बेटा वैक्यूम में, विकिरण जो होते हैं बेटा ये निर्वात में, वैक्यूम बोले तो निर्वात, निर्वात में। यानी कि आप कह सकते हैं कि विकिरण जो होते हैं बेटा, इनको माध्यम की जरूरत नहीं होती। इन्हें जरूरत नहीं है कि मुझे सॉलिड चाहिए, गैस चाहिए, लिक्विड चाहिए, तो इन्हें माध्यम की जरूरत नहीं होती। सूर्य की किरणें ऐसे ही आती हैं आपकी पृथ्वी तक, इन्हें नहीं चाहिए हवा वगैरह कुछ भी। तो बेटा जो विकिरण है, सूर्य की किरणें हैं, वो वैक्यूम में, निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लिख दें यहां पर, निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं,
ये भी मैं आपको बता रखा हूं, लेकिन बात है आपके टॉपिक एनर्जी की, तो सभी प्रकार की एनर्जी हम यहां पर एक ही जगह रख दी आपके लिए। तो सूर्य की ऊर्जा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। हाँ, निर्वात मतलब खाली जगह, मैं लिख देता हूं। लो, निर्वात का मतलब बेटा जी खाली जगह, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। आगे आ जाओ। लाइट एनर्जी बेटा जी प्रकाश ऊर्जा की बात कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो मानवीय आंखों को बेटा दिखाई देता है। यह तरंगों और कणों के रूप में चलता है, यानी कि फोटोन के रूप में चलता है, जिसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, है ना। हाँ, तो कह रहा है स्पीड, यह ब्रह्मांड में सबसे तेज गति वाली वस्तु है। निर्वात में यानी कि खाली स्पेस में भी 3 × 10⁸ पावर जो है 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बेटा आपका प्रकाश चल रहा होता है। प्रकृति इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वही मैंने आपको बताया, विकिरण जो है रेडिएशन, इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, इतनी स्पीड से चलता है। आप कह सकते हैं कि बेटा प्रकाश की निर्वात में चाल अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब है साउंड एनर्जी, ध्वनि वाली ऊर्जा। कह रहा बेटा यह तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। ये कंपन ठोस, द्रव और गैस में अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में चलते हैं। मीडियम रिक्वायरमेंट जी सर, है ना। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, खाली जगह में यात्रा नहीं करती, इसको बेटा चाहिए ही चाहिए, मीडियम चाहिए, इसको माध्यम चाहिए आवाज को। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ तो चाहिए, है ना। इसको जरूरत होती है बेटा, इट नीड्स मीडियम, इसको बेटा माध्यम चाहिए, इसको प्यारे बच्चों माध्यम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम इसको चाहिए, ये तभी जाएगा। ठोस, तरल, गैस कुछ भी दो इसको, ये उसमें चलेगा, लेकिन खाली जगह में नहीं चलेगी, जिसको हम ध्वनि कह रहे हैं। तो साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम, ये निर्वात में नहीं चलती है। सॉलिड में सबसे तेज गति से साउंड चलती है, तो अगर ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। इस आधार पर आप लिख सकते हैं बेटा जी ठोस में चाल सबसे ज्यादा, है ना, तरल में उससे कम और गैस में सबसे कम, निर्वात में कोई गति नहीं। तो बेटा आज की क्लास का समय पूरा हो चुका है। कल हम और भी चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि अभी एक क्लास और रहेगी। तो कल मैं इस क्लास से आपके लिए पहले कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, जितने टॉपिक अभी मैंने करा दिए हैं, ताकि आपके कंफ्यूजन साथ के साथ दूर होता चले, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, थैंक यू।